के विषय में हमने पूर्व व्याख्यान में अध्ययन किया। नगरीय आकारिकी का अर्थ, परिभाषा और उसके नगरीय आकारिकी के विकास के बारे में काफ़ी विस्तार से हम लोगों ने अध्ययन किया। आकारिकी में हमने देखा है कि आकारिकी जो है नगर के आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करता है। आंतरिक भाग का भूमि उपयोग किस तरह का है, उसका संरचनात्मक विकास कैसे हुआ है और नगर के अंदर जो अलग अलग कार्य हैं उनकी स्थिति स्थानिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग अध्ययन करते हैं। लंबवत और क्षैतिज दोनों ही कारकों का अध्ययन जो है नगरीय आकारिकी में किया जाता है। नगरीय संरचनात्मक विकास या नगरीय आकारिकी के बारे में कई सिद्धांतों ने अपने अपने अलग अलग मॉडल्स या सिद्धांत हमें दिए हैं। उनमें कुछ नाम हमारे सामने उभर के आते हैं। कुछ सिद्धांत जैसे सेकेंद्रीय वलय सिद्धांत, खंड सिद्धांत, बहुनाभिक सिद्धांत, कार्य एवं स्थल विकास का सिद्धांत, अनियंत्रित विकास, ध्रुवीय विकास का सिद्धांत। इस तरह के जो सिद्धांत है वो नगर की संरचनात्मक विकास के बारे में हमारे कई विद्वानों ने हमें बताए हैं। आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने बात की है कि सबसे पहले जो नगरीय संरचनात्मक विकास का जो सिद्धांत नगरी की आकारिकी के अंतर्गत आया है वो सिद्धांत है सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। सकेंद्रीय वलय सिद्धांत 1927 में हमारे सामने आया और इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो नगरीय समाजशास्त्री, अमेरिकन समाजशास्त्री E.W. बर्गेस ने सबसे पहले नगरों के संरचनात्मक विकास के बारे में एक सिद्धांत सकेंद्रीय वलय सिद्धांत हमें दिया है। उन्होंने अपने लेख एवं पुस्तक द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 में, अर्बन एरिया 1929 में इस सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया, लेख प्रस्तुत किया। बर्गेस ने शिकागो शहर के विषय में गहन अध्ययन किया और उसके विकास के साथ साथ उसकी संरचना के विषय में हमें बताया और एक मॉडल हमारे सामने रखा जिसको हम कहते हैं सकेंद्रीय वलय सिद्धांत। बर्गेस ने बताया कि ये जो सिद्धांत है किसी भी नगर के पर तभी लागू होगा जब उसकी धरातलीय बनाव रुकावटें नहीं हो, जैसे नदी, पहाड़, खाइयाँ, हिम नदियाँ। यदि उस क्षेत्र में है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा और यदि वो समतल भूमि है, एक जैसी भूमि है, तब ये सिद्धांत नगर के विकास के संदर्भ में लागू होगा। रेल मार्ग और जल मार्ग भी जो है इस सिद्धांत के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात उसने जो है सड़क परिवहन को ही अपने सिद्धांत में अधिक महत्व दिया और उसी के आधार पर उन्होंने जो है नगर को कई सकेंद्रीय वलय या सकेंद्रीय रिंग्स के अंदर विभाजित किया और वो जो विभाजन है उसका मूल आधार रहा नगर के कार्य। उन कार्यों के आधार पर इन्होंने वो हमारे सामने कुछ रिंग्स बनी हुई है। सबसे पहले 1 नंबर जिसको बर्गेस ने केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा। उसके साथ साथ एक रिंग 2nd नंबर जो बनी हुई है उसे बर्गेस ने जो है संक्रमण पेटी, ट्रांजिशन जोन का नाम उन्होंने दिया। तीसरी रिंग जो है नगर केंद्र के सहारे ही जो है वलय, तीसरा जो वलय है उसको उन्होंने एक क्षेत्र कहा श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र। चौथा जो वलय है बर्गेस ने अपने सिद्धांत में बताया मध्यम श्रेणी के लोगों के निवास के क्षेत्र। और 5वां जो वलय है उसमें बर्गेस के अनुसार नगर को अभिगमन करने वालों का क्षेत्र। यानी बर्गेस ने जो है किसी नगर में जो कार्य किए जाते हैं उसका जो भूमि उपयोग है, उसकी जो संरचना है, उसको
उसकी कल्पना या उसके मॉडल के अनुसार नगर का जो बसाव है ये रिंग के रूप में होगा, यानी वृत्ताकार रूप में होगा। और जो क्षेत्र है या जो खंड है, प्रत्येक खंड जो है अपने केंद्र के चारों ओर वलय के आकार में फैले हुए होंगे। तो इस तरह से उन्होंने 5 खंड, 1, 2, 3, 4 और 5 खंड की कल्पना अपने सिद्धांत में की है। बर्गेस ने प्रत्येक खंड की अलग अलग विशेषताएं बताई है। सबसे पहला जो खंड है जिसको उन्होंने केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र कहा और जिसको नगरीय भूगोल में, नगरीय समाजशास्त्र में CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के नाम से पुकारा जाता है। यह जो क्षेत्र है ये नगर का केंद्रीय भाग है। इस क्षेत्र की ये विशेषता है कि यहाँ तक यातायात के साधनों की पहुँच अधिक होती है। नगर के प्रत्येक क्षेत्र का जो निवासी है वो इस क्षेत्र में व्यापार के लिए और के लिए आवागमन करता है। इस क्षेत्र में खुदरा व्यापार का क्षेत्र होता है जिससे जो है पूरे नगर की अन्य पेटियां जुड़ी होती, साथ ही जो अन्य जो प्रदेश है नगर से लगे हुए हैं वो भी जो है खुदरा व्यापार के लिए यहाँ आवागमन करते हैं। ये क्षेत्र नगर का सबसे सघन क्षेत्र है, सबसे घना बसा हुआ क्षेत्र होता है। यहाँ जो है इस क्षेत्र में भूमि का जो मूल्य है बर्गेस के अनुसार सबसे अधिक होता है और भूमि का मूल्य अधिक होने के कारण से वो ही कार्य यहाँ केंद्रित होते हैं जो उस क्षेत्र की भूमि का मूल्य चुकाने के लिए सक्षम होते हैं। बर्गेस ने अपने सिद्धांत में बताया कि इस क्षेत्र में गगनचुंबी इमारतें होती है क्योंकि भूमि का मूल्य अधिक है, तो नगर का जो प्रसार है इस क्षेत्र में लंबवत होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होके लंबवत प्रसार होता है, जिसके कारण से इमारतें गगनचुंबी होती हैं। इस क्षेत्र में दुकानों की अधिकता होती है क्योंकि खुदरा व्यापार का क्षेत्र होता है। हल्का विनिर्माण उद्योग जो है इस क्षेत्र में होता है और व्यापारिक कार्यों की सघनता इस क्षेत्र में होती है। चूँकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं व्यापार के लिए, हल्के विनिर्माण उद्योग के लिए या अन्य कार्यों के लिए, उनके लिए होटल की व्यवस्था, मनोरंजन के लिए थिएटर की व्यवस्था और दफ्तर जो है इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी पहला जो क्षेत्र है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, वो क्षेत्र, इस क्षेत्र का जो है घना क्षेत्र होता है और रात के, ये दिन में अत्यधिक व्यस्त क्षेत्र होता है, लेकिन रात के समय जो ये क्षेत्र जो है अपनी इस क्षेत्र में निवासी कम हो जाते हैं। इसके कारण से इसको बहुत कम निवास इस क्षेत्र में रात में समय होता है। इस क्षेत्र को जो है CBD को जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे शिकागो शहर में इसे लूप कहा जाता है, लूप एरिया। पिट्सबर्ग में इसे अरिहायशी क्षेत्र कहा गया क्योंकि इस क्षेत्र में दिन में अधिक व्यवस्था होती है, रात में जो है रिहायशी क्षेत्र बहुत ही कम होता है। न्यूयॉर्क में इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से पुकारा जाता है। ये तीनों जो शब्द है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में लूप, अरिहायशी क्षेत्र, गोल्डन टेम्पल, CBD जो ये पारिभाषिक शब्द है वो पूछे जाते हैं और इनके बारे में हमें ध्यान में जानकारी रखनी है। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र के साथ ही लगता हुआ एक क्षेत्र जो है जिसे बर्गेस ने संक्रमण पेटी का नाम दिया। संक्रमण पेटी जो है 1 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर जो क्षेत्र है श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र और पहला है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन जोन है। पहला वाला क्षेत्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है और तीसरा वाला जो क्षेत्र है वो श्रमिकों के निवास के लिए है। तो इस क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र यानी दोनों की विशेषताएं, कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठान भी पाए जाते हैं जिनके लिए जगह की आवश्यकता हो, कुछ विनिर्माण उद्योग जो CBD में नहीं बन पाए, हल्के निर्माण उद्योग, वो जो है
इस संक्रमण पेटी में स्थित हो जाते हैं। इसमें औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के मध्य का भाग है। संक्रमण क्षेत्र में जो है पुराने लोगों के मकान का क्षेत्र होता है जो शहर के आसपास ही रहना चाहते हैं और इस CBD को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहते, क्योंकि अधिकांश लोग जो है इसी क्षेत्र में कार्यरत होते हैं। मकानों की बनावट पुरानी होती है। कम आमदनी वाले लोग जो है इस क्षेत्र में निवास करते हैं और इस क्षेत्र में जो है पुरानी बनावट, पुराने लोगों के बहुत प्राचीन काल से ही जो लोग निवास करते हैं और उसकी इस क्षेत्र में जो है कुछ आपराधिक गतिविधियां, अपराध, वेश्यावृत्ति जैसी विशेषताएं भी संक्रमण क्षेत्र में देखने को मिलती है। यानी संक्रमण क्षेत्र जो है रिहायशी के साथ साथ व्यापारिक, औद्योगिक और अन्य कार्यों में भी संलग्न रहता है। तीसरे क्षेत्र में जो है श्रमिक लोगों के रिहायशी मकानों का क्षेत्र। श्रमिक कौन? लेबर, हल्के निर्माण उद्योग में कार्य करने वाले लेबर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने वाले लेबर, होटलों, दुकानों, थिएटर में कार्य करने वाले लेबर या श्रमिक, वो व्यक्ति जो है तीसरी जो वलय है जो नगर के चारों ओर फैला, संक्रमण क्षेत्र के चारों ओर फैला हुआ है, उसमें निवास करते हैं। इस क्षेत्र में जो है उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की अधिकता पाई जाती, या इस CBD में जो काम करना चाहता है लेबर, वो उसकी विशेषता, निवास स्थान जो है इस क्षेत्र की विशेषता है। मध्यम श्रेणी के लोगों के निवास स्थान। मध्यम श्रेणी, मिडिल इनकम ग्रुप के जो लोग हैं जिनकी आय श्रमिकों से अधिक होती है, वो लोग जो है अधिकांश उनका जो काम है वो CBD में होता है। दुकान चलाने वाले, होटल, थिएटर के मालिक, दफ्तर और अन्य व्यापारिक संस्थानों के जो मालिक हैं, उनके मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, ऐसे जो लोग हैं मध्यम आय ग्रुप के लोग हैं, वो मध्यम श्रेणी के लोगों के निवास क्षेत्र की पेटी में निवास करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तीसरी और दूसरी जो पेटी है उसमें मकानों का आकार बहुत छोटा होता है, लेबर निवास करती है और इस तरह की गतिविधियों में संलग्नता अधिक होती है। अतः वो लोग जो है खुले क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं और इनके मकानों का जो आकार है वो बड़ा होता है, अधिक कमरे वाली इमारतें होती हैं, मकानों में खुला क्षेत्र होता है जिसमें बगीचे का निर्माण कर सकते हैं, हवादार मकान होते हैं। व्यवसायिक कार्यों में जो संलग्न लोग हैं वो इस मध्यम श्रेणी के निवास क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। यानी तीसरा और जो चौथा क्षेत्र है बर्गेस के सिद्धांत में वलय है, वो वलय रिहायशी क्षेत्र है। थर्ड नंबर श्रमिकों का रिहायशी क्षेत्र और फोर्थ नंबर जो है उन लोगों का रिहायशी क्षेत्र है जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक जो प्रतिष्ठान हैं उनके मालिक हैं, मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, उनके निवास स्थान हैं जिनको अधिक बड़े मकान की आवश्यकता होती है। अंतिम जो वलय है बर्गेस के सिद्धांत के अनुसार नगर को अभिगमन करने वालों का क्षेत्र, कम्यूटिंग जोन। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां निवास करने वाले व्यक्ति अपने कार्य के लिए CBD में, संक्रमण क्षेत्र में प्रतिदिन आते हैं और सायंकाल को पुनः अपने निवास स्थान पर लौट जाते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे उच्च श्रेणी के रिहायशी मकान होते हैं इन क्षेत्रों में। साथ ही इनको जो है उपनगरीय क्षेत्र कहा जाता है, सब टाउन एरिया, सैटेलाइट टाउन, बेडरूम टाउन के नाम से हम पुकारते हैं, क्योंकि रात्रि में वो लोग वहाँ निवास करते हैं और दिन में जो है CBD और संक्रमण क्षेत्र में पाए जाने वाले औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में वो कार्य करते हैं जिनसे उनको रोजगार की प्राप्ति होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि बर्गेस ने जो है अपने सिद्धांत में
5 वलय बताए, उन्होंने प्रत्येक वलय की अपनी अलग अलग विशेषताएं बताई। बर्गेस का सिद्धांत जो है नगरीय आकारिकी के लिए एक मील का पत्थर है। इस सिद्धांत से नगरीय भूगोलवेत्ताओं को बहुत अधिक लाभ हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि इस सिद्धांत के साथ साथ कुछ इसकी जो विशेषताएं उसके साथ साथ कुछ आलोचनाएं भी हुई है। आलोचनाओं में ये हम इस सिद्धांत में देख रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्र जो है वलय के आकार का है। शिकागो के अलावा अन्य नगरों में जब अध्ययन किया गया भूगोलवेत्ताओं के द्वारा या समाजशास्त्रियों के द्वारा, तो उन्होंने देखा है कि कोई भी क्षेत्र वलय के आकार का कोई जो संरचनात्मक खंड है वो नगर का अभी तक दृष्टिगोचर नहीं हुआ है। साथ ही बर्गेस ने खुद ने कहा कि इस सिद्धांत की तभी लागू होगा धरातल पर जब या जो धरातलीय अवरोध हैं, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, खाइयाँ हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। जबकि वास्तव में धरातल पर जो है ऐसे अवरोध विद्यमान हैं जिसके कारण से नगर सकेंद्रीय रूप में विकसित नहीं हो सकता है। साथ ही बर्गेस ने जो अपने खंड बताए उनमें व्यापारिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया है। साथ ही दूसरा जो महत्व दिया है वो रिहायशी क्षेत्र को, जबकि नगर में अन्य शैक्षिक कार्य, चिकित्सा संबंधी कार्य, औद्योगिक कार्य, प्रशासनिक कार्य, धार्मिक कार्य और भी अन्य प्रकार के कई प्रकार के जो कार्य हैं वो किए जाते हैं, जिनका वर्णन अपने सिद्धांत में बर्गेस ने नहीं किया और मूलभूत रूप से औद्योगिक कार्यों का वर्णन किया है। लेकिन औद्योगिक कार्य हल्के निर्माण उद्योग का ही वर्णन किया, जबकि भारी निर्माण उद्योगों का कहीं उन्होंने वर्णन नहीं किया और न ही अपने इस सिद्धांत में उन्होंने कई जगह दी नगर के अंदर। जबकि हम देखते हैं कि नगरों का जो विकास है, कई नगर जो औद्योगिक नगर है उन नगरों में औद्योगिक कार्य महत्वपूर्ण होता है और वो महत्वपूर्ण कार्य भारी उद्योग के कारण से, जैसे जमशेदपुर नगर का जो विकास हुआ है वो लौह इस्पात उद्योग के कारण से हुआ, तो उसके मूल विकास का कारण ही औद्योगिक कार्य, और बर्गेस ने अपने सिद्धांत में इसे जगह नहीं दी है। इस तरह से हम देखते हैं कि बर्गेस ने जो है सिद्धांत अच्छा हमारे सामने रखा उस समय 1927 में। तत्कालीन परिस्थितियों में ये सिद्धांत नगरीय भूगोल के लिए, नगरीय समाजशास्त्र के लिए अति महत्वपूर्ण था। लेकिन वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में ये सिद्धांत जो है धरातल पर लागू नहीं होता। लेकिन इसके बाद में खंड सिद्धांत, बहुनाभिक सिद्धांत, ध्रुवीय सिद्धांत जो निकल के आए हैं वो इसी का क्रम है। धन्यवाद।